हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33, जो आपकी 19/9 की वर्कशीट है, यानी कि शनिवार की वर्कशीट है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या है कि अब हमने पिछली वर्कशीट में नेपोलियन का पढ़ा था और नेपोलियन का कोड देखा था, हमने उसकी संहिता देखी थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन के बाद की। ठीक है, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, नेपोलियन जो है वो हार गया था। उसके बाद में सरकारों का जो झुकाव है ना, वो दोबारा रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया। जो रूढ़िवादी विचारधारा थी ना, वो नेपोलियन ने ख़त्म की थी। जैसे चर्च था, सामंतवाद था, जागीरदारी जो थी, किसानों की या मजदूरों की जो दास्तों की जो भावना थी, वो चीज़ें उसने अपनी संहिता से लगाकर क्या किया था, ख़त्म किया था। फ्री बनाना चाहता था वो। ठीक है, राजतंत्र ख़त्म किया था उसने। जन्म से जो लोगों को अधिकार मिलते हैं वो ख़त्म किए थे। पर उसके बाद में जो लोग आए ना, उन्होंने क्या किया, फिर से अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको रूढ़िवादी बना लिया। और रूढ़िवादी लोग रीति रिवाजों, परंपराओं को और तीव्र गति से जो चेंजेस आते हैं, यानी कि विकास होता है। तीव्र गति से विकास का मतलब जो लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं। चमत्कार ही होता है जो एकदम से हो जाता है, बाकी चीज़ों को तो होने में टाइम लगता है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि इस सब के लिए एक शिखर सम्मेलन हुआ। उस शिखर सम्मेलन को क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहा गया, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, वियना में। ठीक है, इस जो कांग्रेस था उसका आयोजक कौन था, एक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक इसका क्या था, ऑर्गेनाइजर था, एक होस्ट था, या इसका जिसने आयोजन किया था। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या था, एक वियना संधि की गई थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर ये चीज़ हुई थी। अब देखो, वियना की संधि में हुआ क्या क्या था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना, बुर्बो राजवंश जो तो नेपोलियन ने ख़त्म किया था उसको वापस ले आए। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप के नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था जो ले आए, जो एक ने ख़त्म की थी, जो फ्रांस की क्रांतियां हुई थी। ठीक है, या जो भी क्रांतियां हुई थी उनका जो भी इफेक्ट अच्छा पड़ा था, जो भी कारण थे उसके और जो भी उसके अच्छे प्रभाव थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय जीते थे, यानी कि उनके ऊपर से अपना अधिकार खत्म कर दिया उन्होंने। फ्रांस की सीमाएँ, जैसे मान लो ये सीमाएँ हैं, तो इनके ऊपर कुछ क्या लगाए गए, कुछ राज्यों की स्थापना की गई, नए राज्यों की, ताकि जो फ्रांस है वो आगे विस्तार ना कर सके आगे। ठीक है, आगे फ्यूचर के अंदर, आगे आप बोल सकते हो कि भविष्य के अंदर उसका विस्तार ना हो। अब सबसे पहले ऊपर हमारे पास नाम आया था ड्यूक मेटरनिक का। ड्यूक मेटरनिक का जन्म हुआ था 15 मई 1773 में। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1814 से लेकर 1848 तक के काल को इन्होंने यूरोप में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1814 से लेकर 1848 तक का जो काल था उसको मेटरनिक का युग भी कहा जाता है। इन्होंने यूरोप की राजनीति जो थी उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। उसने कहा, यूरोप के जो राजनीतिक हालात थे उन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि फ्रांस छींकता तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी कि अगर फ्रांस में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है ना, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होगी। फ्रांस को तो क्या हुआ कि थोड़ी बहुत छींक आई है, पर उधर क्या हो गया, जुकाम ही हो गया पूरा। ठीक है, तो वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन के युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब नेपोलियन जो हारा था उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और नेपोलियन के हारने के बाद में जो रूढ़िवादी तंत्र था या राजतंत्र जो था, उसकी उसने दोबारा जो है वो स्थापना कर दी, और उसके अंदर इसकी जो भूमिका थी ये सबसे बड़ी थी। अब नीचे एक आपको इंसान दिख रहे हैं, ये थे जूसेपी मेत्सेनी। जूसेपी मेत्सेनी बिल्कुल मेटरनिक के उल्टे थे। ये जो था ये राजतंत्र में विश्वास करता था, लेकिन जो मेत्सेनी थे, ठीक है, वो किस में विश्वास करते थे, प्रजातंत्र के अंदर। वो राजतंत्र के बिल्कुल विरोध में थे। मेटरनिक जो था उसको क्रांतियां पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि क्रांतियां ना हो, क्योंकि अगर क्रांतियां होंगी तो बदलाव आएंगे, और बदलाव आएंगे तो वो शासन नहीं कर सकता था। उसका एक मोटो था, वो बोलता था कि अगर शासन करना है ना तो परिवर्तन मत आने दो। परिवर्तन ना आने का मतलब क्या था कि क्रांतियों को रोको। तो इसीलिए जब मेत्सेनी ने एक क्रांति की थी, क्रांति थी कहाँ पे, 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में से देश निकाला दे दिया गया। 1831 में, सन 1831 में 24 साल की आयु में उनको देश निकाला दे दिया क्रांति करने के जुर्म में, क्योंकि मेटरनिक जो था वो ये नहीं चाहता था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला मोर्सोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, मेत्सेनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध हुआ। उसके प्रजातांत्रिक सपनों से रूढ़िवादियों के मन में भय भर गया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब क्यों बताया, क्योंकि मेटरनिक चाहता था राजतंत्र, मेत्सेनी चाहता था प्रजातंत्र। जो हमारे पास मेटरनिक था, ठीक है, वो
राजतंत्र का मतलब यानी कि जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको बिगाड़े थे, वो क्रांति का सपोर्टिव नहीं था। मेटरनिख जो था वो क्रांति नहीं चाहता था, लेकिन मैत्सेनी जो थे वो क्रांति चाहते थे, ठीक है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। सो इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन है, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फ्रांस में बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया था। वियना संधि के अंदर बूर्बो राजवंश जो था, दोबारा वो राजवंश वाला जो है वो लोकतंत्र को हटा के वहाँ पे राजवंश दोबारा लेके आए गए थे। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस के उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया, फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, ठीक है। यहाँ पे ना जर्मन नहीं फ्रांस आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस कर लेना, फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस आएगा बेटा। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस में एक नई रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी वो लेके आना था यूरोप के अंदर। मेटरनिख की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 1815 से लेकर 1848 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में वह यूरोप का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। मेटरनिख प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक था। उसकी सारी राजनीति का एक सूत्र वाक्य था, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, क्योंकि अगर परिवर्तन आ गया तो लोग आपको आपके शासन से हटा देंगे, ठीक है। इसके लिए यानी कि उसको प्रतिक्रियावादी सोच थी, रूढ़िवादी उसकी सोच थी। नेपोलियन के पतन और यूरोपियन व्यवस्था के संगठन में उसका प्रमुख हाथ था। नेपोलियन के पतन के पश्चात 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के सभी देशों की राजनीतिज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मेटरनिख ने इस सम्मेलन का जो था वो संयोजक था। इस सम्मेलन में हुए समझौतों की शर्त पर मेटरनिख के विचारों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उसने समझौते ऐसे कर लिए जो जैसी उसकी सोच थी, ताकि उसको सत्ता से कोई निकाल ना सके। मेटरनिख ने जुसेपी मैत्सेनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना, वे किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, मैत्सेनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई बनाया था, इसीलिए इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मैत्सेनी के अनुसार अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए। रूढ़िवादी लोगों ने मैत्सेनी के प्रजातांत्रिक सपनों का खौफ भर दिया गया था, ठीक है। रूढ़िवादी जो लोग थे उनमें उसके प्रजातांत्रिक सपने, डेमोक्रेटिक जो सपने थे, उनके कारण खौफ आ गया था। मैत्सेनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया, इसीलिए मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन माना है। यहाँ पे मेटरनिख जो है वो राजतंत्र और रूढ़िवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो मेटरनिख के बिल्कुल उल्टा था। क्वेश्चन 4 है, नेपोलियन के युग के उपरांत क्या क्या परिवर्तन हुए। जहाँ नेपोलियन का युग अस्त्र शस्त्र का युग था, वहाँ मेटरनिख का युग राज्य या मंत्री का युग था। 1815 में यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। परंपरावादियों का मानना था कि राज्य और समाज में पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। नेपोलियन के बाद फिर से यूरोप में राजतंत्र और रूढ़िवादी व्यवस्था जो है वो स्थापित कर ली गई। यानी कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे वो सब मिट्टी कर दिए उन्होंने और वापस से यूरोप को वैसा ही बना दिया, या जो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन, उसके बाद में ये हमारा 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।